हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के विषय में बात करेंगे जो है पर्यावरण, यानी यूपी टेट सीटेट या शिक्षक पात्रता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसे पर्यावरणीय अध्ययन कहते हैं। चलो आओ इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें कुल 15 प्रश्न होंगे। इन 15 क्वेश्चनों को देखेंगे पहले, उसके बाद जो अगली सीरीज आएगी उसमें फिर से 15 क्वेश्चन, यानी हर एक सीरीज में 15-15 क्वेश्चन करके ये सीरीज आपको पूरी करवाई जाएगी। चलो अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो पहला क्वेश्चन, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, यानी पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। देखो ए ऑप्शन दे रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी पौधे नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड में नहीं प्राप्त करते हैं। अब इसमें दूसरा ऑप्शन क्या रहा है, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में। ये बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी जिस रूप में, यानी नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। यानी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के कितने टोटल मिशन यहाँ पर बताए गए हैं, यहाँ पर टोटल 8 मिशन बताए गए हैं। उन 8 मिशनों में से नीचे 4 मिशन दिए हुए हैं। उन 4 मिशनों में एक मिशन उन 8 मिशनों में से नहीं है, उस मिशन को आपको ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में से शामिल नहीं है। तो उन 8 मिशनों में से जो शामिल नहीं है उसको आपको बताना है कि वो कौन सा शामिल नहीं है। देखो अब नंबर 1 ए ऑप्शन पे क्या दे रहा है, सौर शक्ति। सौर शक्ति मिशन उन 8 कार्य योजना मिशनों में से शामिल है। और इसके बाद बी ऑप्शन दे रहा है वनीकरण, यानी वनीकरण ये भी उन 8 मिशनों में से शामिल है। और अब देखो सी ऑप्शन दे रहे हैं नाभिकीय शक्ति, यानी ये नाभिकीय शक्ति है, जो ये नाभिकीय शक्ति कार्य योजना के 8 मिशनों में से शामिल नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वो नाभिकीय शक्ति है जो भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में से शामिल नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, ये आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, 1882, यानी 1882 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित नहीं हुआ था। अब बी ऑप्शन दे रहा है 1986, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1986। जी हाँ, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। चलो आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नहीं 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 से, इस क्वेश्चन से सरल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो तारीख कौन सी है, जिस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें देखो सबसे पहली ए ऑप्शन पे कौन सी तारीख दे रही है, 21 मार्च, यानी 21 मार्च को विश्व पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता है।
और फिर बी ऑप्शन क्या दे रहा है, 23 सितंबर को भी नहीं मनाया जाता विश्व पर्यावरण दिवस। तब कब मनाया जाता है, यानी ये लास्ट ऑप्शन है 5 जून। तो जी हाँ, बिल्कुल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या, 5 जून को। अब देखो क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या कह रहा है, पर्यावरण किससे बना है, यानी पर्यावरण किससे बना है। ए ऑप्शन पे दे रहा है जीवीय घटकों से बना है पर्यावरण। जी हाँ, बिल्कुल सही है, जीवीय घटकों से बना है पर्यावरण। अब बी ऑप्शन क्या कह रहा है, भू आकृति घटकों से। बिल्कुल सही है, भू आकृति के घटकों से भी पर्यावरण बना है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, अजैव घटकों से। बिल्कुल अजैव घटकों से भी पर्यावरण बना है। और लास्ट डी ऑप्शन क्या कह रहा है, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जाएगा डी की ओर। क्यों, क्योंकि जीवी घटकों से, भू आकृति घटकों से और अजैव घटकों से, यानी इन सभी घटकों से मिलकर पर्यावरण बना है। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा डी की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। यानी ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। वो ऑप्शन कौन सा है, देखो धारणीय विकास। धारणीय विकास का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है, यानी धारणीय विकास का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है। देखो गरीबी कम करना, ये गरीबी कम करना ये सतत विकास का है। अगर सतत विकास की बात करेगा, अगर सतत विकास सतत यानी निरंतर चलने वाला विकास है। सतत विकास किससे कहते हैं, निरंतर चलने वाला विकास। ये जो विकास अगर जिस पर्सन की गरीब होगा तो उसका विकास कम होगा, यदि गरीबी कम होती जाएगी तो उसका विकास बढ़ता जाएगा। तो इसलिए निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं। अगर यदि इसका जरूरी नहीं कि वो गरीब है तो वो पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो कर सकता है सुरक्षा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गरीबी कम करना। गरीबी कम करना ये पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, सतत विकास के लिए आवश्यक है। देखो सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है, जैविक विविधता का संरक्षण है। बिल्कुल सही है, सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी बहुत ही ज़रूरी है क्या, जैविक विविधता का संरक्षण करना। सतत विकास यानी निरंतर विकास अगर चाहते हो तो जैविक विविधता का संरक्षण यानी संजो कर रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब ऑप्शन बी को देखो, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करना, यानी प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। अब ऑप्शन नंबर सी देखो, निर्धनता को घटाना। देखो इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आ गया। आप तो सतत विकास के लिए आवश्यक है निर्धनता को घटाना, यानी जैसे जैसे आपकी निर्धनता यानी गरीबी आपकी घटेगी वैसे ही आपका विकास बढ़ेगा। ठीक है ना। तो सतत विकास के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और डी ऑप्शन देखो यहाँ पर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो बिल्कुल ये चला जाएगा उपरोक्त सभी में, डी ऑप्शन की ओर चला जाएगा। अब इसको देखो क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पर्यावरण से अभिप्राय है। क्या, पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए पहले पढ़ो, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बिल्कुल सही है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अब उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग, यानी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। बिल्कुल, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन देखते हैं सी। देखो, भौतिकी, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये हमारा पर्यावरणीय से अभिप्राय है। और लास्ट ऑप्शन क्या कह, उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। तो ये हमारा और आपका क्वेश्चन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। किसमें? ऑप्शन नंबर डी की ओर। चलो, अब ये कहाँ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी की ओर। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 9 आया, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? इसमें ऑप्शन ए दिया है कार्ल रिटर, और बी ऑप्शन दिया है ग्रिफिथ टेलर, और सी ऑप्शन दिया है डेविस, और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कार्ल रिटर की ओर। यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर थे। तो चलो, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कह रहा है? धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? अब इस क्वेश्चन को कायदे से पढ़ो, ध्यान लगा पढ़ो क्या कह रहा है। जो धारणीय विकास है किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर और पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विकास है। ये विकास किसका है? ये विकास पहुंचेगा, देखो ऑप्शन इसमें देखो, ए ऑप्शन क्या कह रहा है? प्राकृतिक संसाधन का जो धारणीय विकास है और अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता है, तो ये प्राकृतिक संसाधन से ही पूर्ण हो सकता है। किससे? प्राकृतिक संसाधन से ही पूर्ण हो सकता है। तो और ये प्राकृतिक संसाधन किस ऑप्शन पे दे रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दे रहा है क्या? प्राकृतिक संसाधन। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन, प्राकृतिक संसाधन। और ये भौतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन और औद्योगिक संसाधन, ये सभी के सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? यानी ये 4 संकल्पनाएं दी गई हैं, इन 4 संकल्पनाओं में कोई एक संकल्पना गलत है। उस एक संकल्पना, यानी जो संकल्पना गलत है, वो आपको देखना है कि इन 4 में से कौन सी एक संकल्पना गलत है। तो इसमें देखो, सबसे पहली यानी ए ऑप्शन पे क्या कह रहा है? पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। बिल्कुल सही है, जो पर्यावरण की कार्य प्रणाली है वो प्राकृतिक नियमों से ही संचालित होती है। अब ऑप्शन नंबर बी पे जाओ। ऑप्शन नंबर बी भी क्या कह रहा है कि पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी की संकल्पना बिल्कुल सही है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी की संकल्पना क्या कह रहा है? पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है। ये तो बिल्कुल, यहाँ देखो, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। और फिर इसके आगे क्या कह रहा है? लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं, यहाँ से ये यहाँ तक तो सही है। उसके बाद ये यहाँ तक ये गलत हो जाता है।
पर्यावरण भौतिक एवं जैविक दोनों संसाधनों का भंडार है। अब ये ऑप्शन देखो यहाँ से गलत हो, ये ऑप्शन जो सी ऑप्शन है ये पर्यावरण भौतिक संसाधन का भंडार है, यहाँ तक सही है, और ये इसके आगे गलत है, लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। तो ये यहाँ से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और यही आपसे पूछा भी गया है कि कौन सी संकल्पना गलत है, तो ये कौन सी संकल्पना गलत है, ऑप्शन नंबर सी की संकल्पना गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कह रहा है, देखो, भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से, भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। आप इस चारों ऑप्शन पढ़ो और इसका आंसर दो। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही, भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, यानी विद्युत यानी बिजली उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत अभी तक क्या माना गया है, अभी तक जल विद्युत को ही विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। अब इन चार ऑप्शन में देखो कि जल विद्युत किस ऑप्शन पर सही है, जहाँ तक कि यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ऑप्शन सी पे लिखा है जल विद्युत, तो ये आपका 12वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जल विद्युत। कोयला, खनिज तेल एवं गैस और परमाणु ऊर्जा ये सभी के सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या कह रहा है, देखो, कथन ए में क्या कहा है, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। ये कथन कह रहा है कि जो पर्यावरण है वो अपार शक्ति का भंडार है। अब कारण आर दे रहा है, पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। अब ये इसका कारण है, जो एक कथन है और एक कारण है, तो इसमें देखना है कि जो कथन है और कारण जो कथन कह रहा है वो उसका कारण सही है या गलत है। इसमें देखो, अब कथन दोबारा फिर से पढ़ो, क्या कह रहा है कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। ये तो बिल्कुल सही है कि पर्यावरण जो है वो एक अपार शक्ति का भंडार है। अब उसका जो कारण है, अब वो देखो क्यों भंडार है। अभी पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है, पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है, यानी ये भी बिल्कुल सही है कि पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ही पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो जहाँ जिस ऑप्शन पे ए और आर दोनों सही होंगे वो ऑप्शन आपका सही होगा। अब इनमें देख लो, ए और आर किन चार ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन पे ये दोनों सही लिखे होंगे। अब ऑप्शन एक को देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही मिल गया कि ए और आर दोनों सही हैं। अब अगर ऑप्शन नंबर बी भी देखते हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है। क्यों कथन क्यों सही है? पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार, ये तो बिल्कुल सही है कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। अब देखो, अगर ऑप्शन सी देखते हैं तो उसमें क्या है, एक गलत है, आर सही है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर डी, ए सही है, आर गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या कह रहा है, देखो, अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। यानी ये चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शनों में से उस ऑप्शन को आपको देखना है जो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। अब
ए ऑप्शन पे देखो, भूमि के रूप में। भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, भूमि के रूप में मिट्टियाँ, खनिज और बस्तियाँ। यहाँ देखो, भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, भूमि के रूप में मिट्टियाँ, खनिज, यानी भूमि भी है, मिट्टियाँ भी हैं और खनिज भी हैं। इनमें क्या है? बस्तियाँ, यानी बस्तियाँ भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। क्या? बस्तियाँ भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं एट लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या कह रहा है? पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, यानी पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, जिसकी रचना कहाँ कहाँ होती है? इन 4 ऑप्शन पे दिया है। भौतिक तंत्र से होती है, भौतिक तंत्र से होती है, बिल्कुल सही है कि पर्यावरण की रचना भौतिक तंत्र से होती है, जैविक तंत्र से होती है। ये बी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही और बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, यानी जब भौतिक तंत्र ए में दिया है और जैविक तंत्र बी में दिया है और दोनों ही सही हैं, तो उसी दोनों ए और बी ऑप्शन को मिलाकर सी ऑप्शन बना दिया। यहाँ देखो, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखो तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, यानी देखो इसमें भौतिक भी, जैविक भी और सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, तो यानी इसके 4 के चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, यानी भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के परस्पर क्रियाशील, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि इसका ये अलग दिया है, ये अलग दिया और इन दोनों से मिलाकर ये मिला, तीनों से मिलाकर ये बना दिया गया है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी की ओर। चलो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगले जो दूसरा सेशन होगा वो कल आएगा। चलो ओके, बाय, थैंक यू। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।